हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विजिट क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 10 अप्रैल और है संडे। आज हम पूरे वीक के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है सतलज यमुना लिंक कैनाल प्रोजेक्ट, जो अभी न्यूज़ में है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जानेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या होती है। और अभी ये इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेशन पर आया था। पंजाब हरियाणा डिस्प्यूट हुआ है अवर रिवर्स वाटर ट्रीटी और सतलज यमुना लिंक कैनाल पर। देख सकते हैं आप, ये डिकेट्स में हुआ था। 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन से जब पंजाब बना था तो उसने डिसाइड किया था कि हरियाणा को क्या करेगा, वो सतलज का वाटर देगा। फिर 1977 में लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ 214 किलोमीटर का, जिसके अंदर सतलज यमुना लिंक बना 122 किलोमीटर का पंजाब और हरियाणा के बीच में। फिर 1980 में हरियाणा ने कंप्लीट कर लिया अपना पोर्शन। पंजाब ने फिर क्या करा, पंजाब उस चीज़ से पीछे हट गया। अभी डिस्प्यूट्स क्या है, डिस्प्यूट ये है कि हरियाणा भी एक बहुत बड़ा स्टेट देखने को मिलेगा और पंजाब भी, और इन दोनों के अंदर एक खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ट्रीटी हुई थी कि पंजाब और हरियाणा के बीच में क्या होगा, एक कैनाल बनाया जाएगा सतलज और यमुना के बीच में। सतलज और यमुना आपको दोनों बिग यानी कि लॉन्ग नदी देखने को मिल जाएंगी। फिर इनके बीच में कैनल बनाने की बात हुई तो हरियाणा ने तो अपना काम कर लिया पूरी तरीके से, लेकिन पंजाब अभी तक क्या कर रहा है, इस चीज़ को टालमटोल कर रहा है। यानी कि पंजाब ने इस चीज़ में अभी पूरी तरीके से अपना पार्ट नहीं निभाया है। अब देख लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। तो इंडस वाटर ट्रीटी मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जिसमें जो 6 नदी हैं उनमें से 3 नदी इंडिया को दी गई थी, बड़ी बड़ी नदी पाकिस्तान को दी गई थी। तो सबसे पहली नदी इंडस, झेलम और चेनाब, ये तीनों नदी पाकिस्तान को दी गई, और रावी, बियास, सतलज जो इंडिया को दी गई थी। देख सकते हैं आप, यमुना सतलज लिंक कैनाल, ये कुछ इस तरीके से है। अब ये करंट इशू क्या है, जैसे मैंने बताया, हरियाणा विधानसभा में एक रिजोल्यूशन पास हुआ है किस चीज़ को लेकर कि वो सतलज यमुना लिंक प्रोजेक्ट को पंजाब क्या करे, क्लियर करे। कैनाल एक बार कंप्लीट हो गई, जिसके बाद क्या होगा, अनेबल हो जाएगा वाटर शेयरिंग का रिवर्स और रावी और ब्यास के बीच में, हरियाणा और पंजाब के बीच में। सतलज यमुना लिंक कैनाल एक प्रपोज्ड है, 214 किलोमीटर का लॉन्ग कैनाल है जो सतलज और यमुना रिवर के बीच में कनेक्ट करता है। वाटर रिसोर्सेज अंडर द स्टेट लिस्ट, वाटर रिसोर्सेज हमेशा क्या होते हैं, अंडर स्टेट लिस्ट आते हैं। वाइल द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग इंटर स्टेट रिवर्स अंडर द यूनियन लिस्ट, यानी कि यूनियन लिस्ट के अंदर वाटर की रिगार्डिंग पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। पंजाब और हरियाणा का इसके बीच में स्टैंड क्या है, यानी कि पंजाब क्या कहता है इसको लेकर और हरियाणा क्या कहता है इसको लेकर। तो बहुत सारे एरियाज जो हैं पंजाब में, वो कहता है कि 2029 तक क्या हो जाएंगे, ड्राई पड़ जाएंगे अगर ही हमने क्या करा, पानी को शेयर करा। ऑलरेडी अवर एक्सप्लॉइटेड हुआ पड़ा है, वहाँ पर ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, इरिगेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि पंजाब में क्या होती है, बहुत ज़्यादा खेती देखने को मिलती है। फिल्स ग्रीनरीज ऑफ द सेंटर बाय ग्रोइंग वीट एंड पैडी होती है वहाँ पर हर साल 70,000 करोड़ की। वाटर इन अबाउट 79% ऑफ स्टेट एरिया इज अवर एक्सप्लोटेड है। इन द सच सिचुएशन गवर्नमेंट ने कहा है कि शेयरिंग वाटर विद एनी स्टेट क्या है, वो एक इम्पॉसिबल है। हरियाणा क्या का स्टैंड है इसको लेकर, तो हरियाणा भी बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इरीगेशन बहुत ज़्यादा होती है, खेती बहुत ज़्यादा होती है। देयर वॉज ए प्रॉब्लम ऑफ इन ड्रिंकिंग वाटर इन साउदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा की, क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए हरियाणा क्या कर रहा है, इस चीज़ को क्या करो, आप लिंक करो। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है बाबू जगजीवन राम, ये एक बहुत दिग्गज आदमी है, देख लेते हैं इनके बारे में क्या क्या है। ये द हिंदू में आया था। बाबू जगजीवन राम को रिमेंबर किया गया है उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। एनालिसिस क्या है इनके, तो प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट किया था इनकी फ्रीडम फाइटर जो हैं ये बाबू जगजीवन राव को, इनकी 115th बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि 5 अप्रैल को मनाई गई है। जगजीवन राव एक पॉपुलरी बाबूजी ने बोला जाता था, एक नेशनल लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे और क्रूसेडर थे सोशल जस्टिस को लेकर। ये एक चैंपियन थे किस चीज़ के, डेप्रेस क्लास के, और आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री थे। जगजीवन राव का जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1908 में चंदवा इन बिहार में, दलित फैमिली में। एनालिसिस क्या है इनको लेकर, इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की कहाँ से, अरा वेयर ही फेस, इन्होंने उस टाइम पे क्या करा था, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। इन्हें अनटीचेबल कहा जाता था, और जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में इनके लिए एक अलग पोर्ट था जिससे पानी पीते थे, लेकिन वही पोर्ट क्या कर दिया था, इन्होंने प्रोटेस्ट करने के अगेंस्ट उस चीज़ को, उस प्रोटेस्ट को, उस पोर्ट को ब्रेक कर दिया था अनटीचेबल को हटाने के लिए। फिर स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या करा, इनको एक सेपरेट पोर्ट जो दिया जाता था उसको स्कूल से हटा दिया। 1925 में जगजीवन राव मिले किससे, पंडित मदन मोहन मालवीय से, जो कि इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, और मालवीय जी ने इनको क्या करा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के लिए कहा।
यूनिवर्सिटी में जगजीवन राव ने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। ये इंस्पायर थे, प्रोटेस्ट करते थे अगेंस्ट सच सोशल बाइकआउट्स ऑफ ए सेशन ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने ओरिजिनेट किया शेड्यूल कास्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनजस्टिस के लिए। अब इनका इंडिपेंडेंस के बाद पहले क्या रोल था, कंट्रीब्यूट इन्होंने क्या क्या किया था। तो 1931 में ये मेंबर बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कांग्रेस पार्टी है। फिर इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल इन द फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग बनाई। फिर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया अटेंडिंग इक्वलिटी ऑफ अनटचेबल इन 1934 से 35 में। ये एक चैंपियन थे सोशल इक्वलिटी के एंड इक्वल राइट्स फॉर ए डिप्रेस क्लास के। 1935 में इन्होंने प्रपोज किया सेशन ऑफ एन हिंदू महासभा, जिसके अंदर ड्रिंकिंग वाटर वेल्स को सभी के लिए बना दिया गया। 1935 में बाबूजी को अपेयर्ड हुए हेमोंद कमीशन में रांची में, और डिमांडेड की इन्होंने फर्स्ट टाइम कि क्या करो दलित्स को भी राइट टू वोट दिया जाए। फिर ये 2 बार जेल में भी गए इसके लिए। 1940 में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन्होंने क्या किया, इसमें भी कंट्रीब्यूट किया। अब इंडिपेंडेंस के बाद इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, जब जवाहरलाल नेहरू ने फॉर्म किया था प्रोविंशनल गवर्नमेंट, जगजीवन राव इसमें क्या थे, यंगेस्ट मिनिस्टर थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने हेल्ड की लेबर पोर्टफोलियो अंटिल 1952 तक। Thereafter he served in Nehru's cabinet in the post of an minister for communication, ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंदर इनका क्या है, बहुत ज़्यादा रोल देखने को मिलेगा। इन्होंने सब की मिनिस्ट्री फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 1967 तक, और 1970 में ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी बने। जब इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था 1971 में, जब ये डिफेंस मिनिस्टर ही थे। ही लेफ्ट, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा 1970 में और ज्वाइंट की जनता पार्टी अलायंस, जब कांग्रेस और डेमोक्रेसी न्यू पार्टी बनी थी। ही लेटर सर्व्ड इन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1977 से 1979 तक। जगजीवन राव एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, यानी कि एमपी भी हैं, जो 1936 से 1986 यानी कि बहुत लॉन्ग टाइम तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, 40 साल तक, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। उन्होंने होल्ड की एक लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर इंडिया में 30 साल के लिए। अब इनको रिमेंबर किया गया है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 में हुआ था और 6 जुलाई 1986 में इनकी डेथ हो गई थी। तो गाइज नेक्स्ट आर्टिकल है निपा वायरस। निपा वायरस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। ICMR NIV साइंटिस्ट ने फाइंड किया है प्रेजेंस ऑफ IgG एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट निपा इन 51 बैट सैंपल्स साउथर्न इंडिया से। एनालिसिस क्या है इसकी, साइंटिस्ट हैं जो पुणे के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के, इन्होंने एबल किया है, डिटेक्ट किया है प्रेजेंस ऑफ IgG एंटीबॉडीज अगेंस्ट निपा वायरस इन्फेक्शन इन 51 बैट्स में, जो कि कैप्चर हुई है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी से। अब एंटीबॉडी क्या होती हैं, एंटीबॉडी होती हैं इम्यूनोग्लोबिन, एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होता है इम्यून सिस्टम से इन द रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ ए फॉरेन सब्सटेंस। जब कोई फॉरेन चीज़ आ जाती है इंसान की बॉडी में, तो एंटीबॉडी क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, जिसको हम एंटीजन भी बोलते हैं। एंटीबॉडीज रिकोगनाइज करती हैं, अटैक करती हैं एंटीजेंस पे इन ऑर्डर टू रिमूव देम फ्रॉम दी बॉडीज़। एंटीबॉडी IgG, जैसे हमने भी न्यूज़ में देखा था कि ICMR NY के साइंटिस्ट ने भी क्या करी है, IgG एंटीबॉडी को क्या करा है, फाउंड किया है। तो IgG क्या है, एक मेन एंटीबॉडी है ब्लड में, पावरफुल एंटीबॉडी है जो जिसके अंदर एबिलिटी है बैक्टीरिया को हटाने की, टॉक्सिन्स को हटाने की। ओनली आइसोटाइप्स दैट कैन पास थ्रू द प्लेसेंटा एंड IgG ट्रांसफर फ्रॉम द मदर्स बॉडी प्रोटेक्ट्स इन न्यूबॉर्न। अब निपा वायरस क्या है, तो निपा वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था 1998 में ड्यूरिंग आउटब्रेक, जो मलेशिया में सबसे पहले ये क्या हुआ था, फाउंड हुआ था। फ्रूट बैट से ये क्या करता है, फैलता है NYV। अब कैसे कैसे फैलता है, ये एक जूनोसिस वायरस है। जूनोसिस का मतलब जो ट्रांसमिट होता है एनिमल से इंसान में, देख सकते हैं बैट से क्या होगा, एनिमल में जाएगा, एनिमल से क्या होगा, फिर इंसान में जाएगा। ये एनिमल के ब्लड में, यूरिन में, सलीवा है, वो गिर गया, वो क्या हुआ, किसी पेड़ पर चला गया, फिर पेड़ से क्या हुआ, फल पर चला गया, फल को किसी जानवर ने खा लिया और जानवर को क्या करा, किसी इंसान ने खा लिया, तो इसे क्या बोलते हैं, जूनोसिस वायरस बोलते हैं। अब एनालिसिस और क्या है इसकी, ये एक जूनोटिक वायरस है जो ट्रांसमिट होता है एनिमल्स टू ह्यूमंस। ये ऑर्गेनिजम्स है विच जो निपा वायरस करते हैं RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड्स के द्वारा। ये एक फैमिली है किसकी, पैरामाइसोवेडिन्स की, जो जीन करता है,
और ये क्लोजली रिलेटेड है हैंड्रा वायरस से। अब हैंड्रा वायरस क्या होता है, ये देख सकते हैं आप, बैट से हॉर्स में, फिर हॉर्स से जो ह्यूमंस में होता है उसको हैंड्रा वायरस बोलते हैं। ये भी फैमिली किसकी, पैरामाइशोवाइडरे की, जिसको जेनस किससे रिलेट किया गया है, हैनी पावायरस से। हैंड्रा वायरस जैसे हमने अभी समझ लिया। ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था मलेशिया में, सिंगापुर में 1998 में, 1999 में। ये फर्स्ट अपेयर्ड हुआ था डोमेस्टिक पिग्स में, यानी कि सबसे पहले पिग्स में आया था। फिर ये बहुत सारे एनिमल्स में आया, डॉग्स, कैट्स, गोट्स, हॉर्सेज एंड शिप में आया। अब देख लेते हैं इसकी ट्रांसमिशन कैसा होता है। यह डिसीज़ है जो स्प्रेड होती है फ्रूट बैट से या फ्लाइंग फॉक्स से, यानी कि चमगादड़ से, ऑफ द जीनस पेट्रोपस से, जो कि नेचुरल रिजर्वर है किस चीज़ के, निपा वायरस, हैंड्रा वायरस के। वायरस प्रेजेंट होता है बैट के यूरिन में, उसके सलाइवा में, उसके फेसेस में, उसके बार्थिंग फ्लूइड्स में। सिम्टम्स क्या है इसमें, सिम्टम्स क्या है इसके, फीवर हो जाता है, हेडेक हो जाता है, डिसोरिएटेशन हो जाता है, मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है, कोमा में चला जाता है इंसान, और डेथ के अप्रोच पहुंच जाता है। अब प्रिवेंशन क्या है इसकी, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, सिर्फ इंटेंसिव सपोर्ट है, इसके लिए सपोर्टिव केयर है जो कि ह्यूमंस को दी जाती है निपा वायरस के अगेंस्ट। अब एक यूपीएससी पीवाईक्यू देख लेते हैं जो 2015 में आया था। इसमें बताया गया था H1N1 वायरस जो है वो मेंशन है न्यूज़ में, वो किस डिसीज़ से रेफरेंस है, बर्ड फ्लू से, डेंगू से, स्वाइन फ्लू से। तो इसका आंसर क्या है, H1N1 वायरस रिलेटेड है स्वाइन फ्लू से। अब गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ को लेकर बात की गई है, डिनोटिफाइड ट्राइब्स को। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था। स्टेट ऑफ डिनोटिफाइड ट्राइब्स, इन पे क्या हो रहे हैं, इनके क्या क्या क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, इन पे क्या भेदभाव हो रहे हैं, इनका डेवलपमेंट के लिए क्या काम हो रहे हैं, वो सब हम इस आर्टिकल में समझेंगे। एनालिसिस क्या है, अभी एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है पार्लियामेंट के लिए जो लास्ट वीक में टेबल हुई थी, जिसके अंदर क्रिटिसाइज़ किया गया था जो डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं उनके अंदर बहुत डील देखने को मिली है डिनोटिफाइड, नोमैडिक्स और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के अगेंस्ट। अब डिनोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स कौन सी होती हैं, ये कम्युनिटीज़ है जो मोस्ट वल्नरेबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी, जिनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती है। डिनोटिफाइड ट्राइब्स एक कम्युनिटीज़ हैं जो नोटिफाई करती है बॉर्न क्रिमिनल, यानी कि इन्हें समझा जाता है कि क्या हुई हैं, पैदा ही कैसे हुई हैं, क्रिमिनल के अगेंस्ट, क्रिमिनल को लेकर ये पैदा हुई हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम इन्हें ऐसा समझा जाता था सीरियस ऑफ लॉज के द्वारा, जो जब क्रिमिनल ट्रिब्यूनल एक्ट 1871 बना था। ये मोस्टली बिलोंग करती हैं मेडिवल पीरियड से, जिन्हें हम बंजाराज बोलते हैं। नोमैटिक अब क्या होती हैं और सेमी नोमैटिक क्या होती हैं, ये कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें डिफाइंस किया जाता है, जो कि वन प्लेस से अनदर प्लेस क्या करती रहती हैं, सिर्फ प्लेस टू प्लेस ट्रांसपोर्ट करती रहती हैं। अब बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है इनकी, ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है इनकी। फर्स्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल के अंदर भी आती थी, इंडिपेंडेंट इंडिया में भी फिर ये आई। ये कम्युनिटी बहुत लार्जर पॉलिटिकल क्वाइट हैं। अब इनके अंदर क्या क्या इनके एक्ट बने, क्रिमिनल ट्रिब्यूनल इंक्वायरी कमेटी बनी 1947 में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड प्रोविंस में, जिसको हम यूपी आज बोलते हैं। फिर अनत्यशियम अयंगर कमेटी बनी 1949 में, ये रिपोर्ट बनाई गई थी क्रिमिनल ट्रिब्यूनल एक्ट के रिपील्ड कर कर। फिर काका कलेक्टर कमीशन बना, जिसको हम फर्स्ट ओबीसी कमीशन भी बोलते हैं 1953 में। फिर बीपी मंडल कमीशन बना जो 1980 में बना था। फिर और एनालिसिस क्या है, ये ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, साउथ एशिया में भी देखने को मिलेंगी। वर्ल्ड लार्जेस्ट नोमैडिक पॉपुलेशन, इंडिया में 10% आपको पॉपुलेशन की देखने को मिलेंगी। वाइल द नंबर ऑफ डिनोटिफाइड ट्राइब्स, ये अबाउट 150 इनकी कम्युनिटी देखने को मिलेगी, और नोमैडिक ट्राइब्स की 500 डिफरेंट आपकी कम्युनिटी देखने को मिलेंगी। अब इनके लिए हमने डेवलपमेंट क्या किया, DNT के लिए हमने डेवलपमेंट क्या किया, तो नेशनल कमीशन बनाया गया था डिनोटिफाइड, नोटिफाइड एंड सेमी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2006 में बाय द इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। फिर इसको हेड किया गया था बालकृष्ण सिद्धराम रांकी के द्वारा, जिसने सबमिट करी अपनी रिपोर्ट जून 2008 में। फिर इसको आयरनी बताया गया कि ट्राइब्स को एक्सकेप कर देना चाहिए, अटेंशन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कि उन्होंने भी क्या करा, इन ट्राइब्स को लेकर ज़्यादा अटेंशन नहीं दी जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। रिन्यूक रैन के कमीशन ने एस्टिमेट किया कि इनकी पॉपुलेशन 10 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगी सेंसस 2001 में। ये न्यू कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया फरवरी 2014 में, जिसके अंदर एक स्टेट वाइज लिस्ट बनाई गई, जिसको रिपोर्ट सबमिट की गई जनवरी 8, 2018 में। आइडेंटिफाई किया गया कि 1262 कम्युनिटीज़ क्या हैं डिनोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक देखने को मिलेंगी।
अभी रिसेंट में क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च की है इस स्कीम, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डिनोटिफाइड नोमैटिक्स एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ को लेकर। गवर्नमेंट ने एक सेटअप किया है इनके लिए, जो बोर्ड बनाया गया है उसका नाम है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डिनोटिफाइड नोमैडिक्स और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ को लेकर। ये इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, जिसके अंदर क्या आती थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ये प्रोग्राम आता था। ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 21 फरवरी 2019 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीकू रामजी के द्वारा। अब करंट न्यूज़ क्या है इसको लेकर, जबकि वाइल द नंबर ऑफ दीज टाइप्स कैटेगरीज किए जाते हैं SC ST OBC के अंदर, यानी कि इन्हें बहुत सारी जगह इनको SC ST और OBC से भी कम समझा जाता है। अब इनके ऊपर एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है जो इनके डेवलपमेंट को, जो इनके डिस्क्रिमिनेशन को देखेगी, जिसके अंदर 269 DNT कम्युनिटीज़ को कवर्ड नहीं किया गया है इसके अंदर एक रिजर्व कैटेगरी के अंदर। इन कम्युनिटीज़ को फ्रीक्वेंटली लेफ्ट किया जाता है, इन्हें अच्छे से नहीं देखा जाता, इन्हें सही जगह पर यानी कि डेवलपमेंट की जगह नहीं पहुंचाया है। एनुअल डॉल्फिन सेंसस, यानी कि अभी क्या हुआ है, डॉल्फिन का जो एनुअली सेंसस होता है वो अभी देखने को मिला है। इसमें करंट इशू क्या बताया गया है कि डॉल्फिन की पॉपुलेशन उड़ीसा कोस्ट पर और वाटर बॉडीज़ जो हैं वो अभी इंक्रीज़ देखने को मिली हैं, लेकिन जो इरावदी डॉल्फिन्स हैं चिलिका लेक्स में वो अभी कुछ कम देखने को मिली है, यानी कि उनकी जनसंख्या थोड़ी कम देखने को मिली है। एनालिसिस क्या है इसकी, एक टोटल ऑफ 6 स्पीसीज़ हमें डॉल्फिन्स की देखने को मिलेंगी, जिसमें इरावदी, बोटल नोज, हम्पबैक, स्ट्रिप्ड, फाइनलेस एंड स्पिनर डॉल्फिन्स देखने को मिलेंगी। एज पर द 2022 डॉल्फिन सेंसस, गारीमाता मैराइन सेंचुरीज नियर बाय एरियाज इन भितरकनिका, इसमें सबसे ज़्यादा डॉल्फिन देखने को मिली थी, जो कि लास्ट ईयर से 342 हो गई हैं, अब लास्ट ईयर में 540 थी, जिसके अंदर 45 इरावदी थी, 135 बोटल नोज, 332 हम्पबैक, 13 स्ट्रिप्ड एंड 15 क्या थी इसके अंदर स्पिनर डॉल्फिन्स थी। चिलिका लेक जो एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है इरावदी डॉल्फिन्स के लिए, इसमें नंबर ऑफ इट्स फ्लैगशिप एक्वेटिक एनिमल्स में देखने को मिलेंगे, जो अभी कम देखने को मिले हैं 151 से, यानी कि 162 से 2021 में, और 151 देखने को मिले हैं 2022 में। देयर हैज़ ऑल्सो बीन ए फॉल इन द नंबर ऑफ बॉटल नोज डॉल्फिन्स पे, इसमें कम देखने को मिली हैं, 26 2021 से 16 2022 में देखने को मिली हैं। उड़ीसा में अब टोटल 208 इरावदी डॉल्फिन्स देखने को मिली हैं। ये कुछ इरावदी डॉल्फिन्स ऐसी दिखने को मिलेंगी, देख सकते हैं इसकी लोकेशन। आपको एक गारी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ देखने को मिलेगी उड़ीसा के कोस्ट पर। घारी माता मैराइन सेंचुरीज एक मैराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो उड़ीसा में। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट नेस्टिंग बीच है ओलिव रिडल टर्टल के लिए। ये धर्मा रिवर माउथ से एक्सटेंडेड है ब्राह्मणी रिवर माउथ तक साउथ के। घारी माता को डिक्लेयर किया गया था एक टर्टल सेंचुरी 1997 में बाय द उड़ीसा आफ्टर इसके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड पार्ट ऑफ एन एफर्ट टू सेव द सी टर्टल्स, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, इसके अंदर एफर्ट किया गया था सी टर्टल को बचाने के लिए। अब इरावदी डॉल्फिन्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्री में आया हुआ है पहले भी, यानी कि प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका साइंटिफिक नेम है ऑर्किनेल ब्रेवियस्ट्रिस हैबिटेट। इसका इरावदी डॉल्फिन्स फाउंड आपको देखने को मिलेंगे कोस्टल एरियाज में साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में। 3 रिवर्स इसमें देखने को मिलेंगी, म्यांमार में, इंडोनेशिया बोर्नियो में और मेकोंग में आपको देखने को मिलेंगी। मेकोंग रिवर इरावदी डॉल्फिन्स का इनहेबिटेड है। 118 माइल स्ट्रेच ऑफ द रिवर्स बिटवीन कंबोडिया एंड लाओ पीडीआर। इसका IUCN कंजर्वेशन स्टेटस देख लेते हैं तो आपको रेड लिस्ट यानी कि एंडेंजर स्पीसीज देखने को मिलेगी। अब एक क्वेश्चन यूपीएससी में जो आया था, ये 3 ऑप्शन आए थे यानी कि मैचिंग आई थी। ब्लू फाइंड महेश्वर कावेरी रिवर, इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर्स, रस्टी स्पॉटेड कैक ईस्टर्न घाट्स। तो आपको 1 और 3 तो सही देखने को मिल रहा है, लेकिन 2 क्या है जो गलत है जी, क्योंकि इरावदी डॉल्फिन्स चंबल में नहीं जबकि आपको चिलिका लेक में देखने को मिलेंगी। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है, ये शॉर्ट आर्टिकल है यानी कि इंपॉर्टेंट डेज को लेकर है। 4 अप्रैल को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। ये क्यों मनाया जाता है कि हम स्प्रेड यानी कि फैला सकें अवेयरनेस अबाउट दी कॉज बाय द लैंड माइंस एंड देन उनकी सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए, जो वहाँ पर सिविलियंस रह रहे हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन रह रही है, गवर्नमेंट से अवेयरनेस फैलाने के लिए किस तरीके से हमें माइन क्लीनिंग प्रोग्राम चलाने चाहिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोजेक्ट नेत्रा 2022, ये द हिंदू में भी आया था। इसरो इनिशिएट प्रोजेक्ट नेत्रा टू सेफगार्ड
इंडियन स्पेस एसेट फ्रॉम ए डेब्रिस एंड अदर हार्म। ये कुछ देख सकते हैं, ऐसा आपको डेब्रिस स्पेस में देखने को मिलेगा। ये नासा की एक इमेज थी जिसमें बताया था कि 2030 तक ऐसी अर्थ क्या हो जाएगी, देखने को मिलेगी। ये आपको रिंग देखने को मिल जाएगी। अब स्पेस जंग क्या होता है? स्पेस जंग और डेब्रिस कंसिस्ट ऑफ स्पेंट रॉकेट स्टेजेस, डेड सैटेलाइट्स, फ्रैगमेंट्स ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट एंड डेब्रिस रिजल्टिंग फ्रॉम एनडी सैटेलाइट सिस्टम hurtling at an average speed of 27 km per hour in low Earth orbit. This object pose a very real threat as collisions involving even centimeter-sized fragments can be lethal to a satellite. This free floating space debris is an potential hazards. ये hazards operational system जो नासा ने बताया था वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं कुछ ऐसा डोमिनो इफेक्ट होता है कि अगर एक चीज़ गिरेगी तो दूसरी चीज़ भी आपको गिरने को देखने को मिलेगी। इसको ही हम कैसलर सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसके एनालिसिस क्या है? प्रोजेक्ट नेत्रा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है स्पेस में जो डिटेक्ट करता है डेब्रिस एंड अदर हैजार्डियस इंडियन सैटेलाइट्स के लिए। इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने लॉन्च करा है मोर सैटेलाइट्स स्पेस में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्पेस में बहुत ज़्यादा आपको डेब्रिस देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं और ज़रूरत क्यों पड़ी इस प्रोजेक्ट की। क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, डेब्रिस देखने को मिल रहा है। इसके लिए स्ट्रेटेजी, कमर्शियल एसेट, अवॉइड कोलिजन करना होगा फ्यूचर में। फॉर प्रोटेस्टिंग इट्स स्पेस एसेट द इसरो वाज फोर्स टू परफॉर्म 90 कोलिजन अवॉइडेंस मोनिवियर्स CAM चलाया था 2021 में इसरो ने। और इसकी एनालिसिस क्या है? ऑपरेंडाइज ये अंडर नेत्रा के अंदर आता है। इसरो ने 4 ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज़ बनाई है जिसके अंदर कनेक्टिंग रेडार्स होगा, टेलीस्कोप्स होगा, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड कंट्रोल सेंटर होगा। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि नेत्रा जो है, जो प्रोजेक्ट है, वो स्मॉल से स्मॉल चीज़ यानी कि 10 सेंटीमीटर का भी डेब्रिस को क्या कर लेगा, स्पॉट कर लेगा। और 3400 किलोमीटर की जो स्पीड से डेब्रिस जा रहा है उसको भी क्या कर लेगा, स्पॉट कर लेगा। फिर उसको उसके बारे में बता देगा, जिससे क्या होगा, हमारा डेब्रिस थोड़ा स्पेस में कम देखने को मिलेगा। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है वरुणा एक्सरसाइज हुई है 2022 की इंडियन और स्पेस नेवी के बीच में। देख लेते हैं, इंडियन और फ्रांस नेवी के बीच में देख लेते हैं इसके एनालिसिस क्या है। 20th एडिशन ऑफ इंडियन एंड फ्रांस नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज वरुणा हुई है जो अरेबियन सी में भी देखने को मिली है। ये एक विटल पार्ट है इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक बायलैटरल रिलेशनशिप का। ये देख सकते हैं आप मैप में, फ्रांस आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडियन एंड फ्रांस नेवीज जो कंडक्ट हुई है बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज 1993 से होती जा रही है। 2001 में इसको वरुणा बोला गया है। ये एक एनुअल इवेंट है और बहुत सारी एक्सरसाइजेज, जॉइंट एक्सरसाइजेज इंडो फ्रांस के बीच में होती हैं। वो कौन कौन सी है? डेजर्ट नाइट 21 एंड गरुड़ा एयर एक्सरसाइज, शक्ति एयर आर्मी एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बमियान बुद्धास। बमियान बुद्धास आप जानते होंगे, आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेंगे। अभी क्या हुआ है, ये फ्री प्रेस में भी आया था कि 20 ईयर्स आफ्टर डिस्ट्रॉइंग बमियान बुद्धास, यानी कि तालिबान ने इनको डिस्ट्रॉय किया था और तालिबानी अब क्या कर रहा है, इसको रिकवर कर रहा है। अब इसको क्यों रिकवर कर रहा है, इसको हम वीडियो में आगे जानेंगे। देख सकते हैं आप, लोकेशन आपको बमियान बुद्धा अफगानिस्तान में यहाँ देखने को मिलेगा। बहुत सारे आर्टिकल्स में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में। ये कुछ ऐसा था तालिबान से पहले, अब तालिबान के बाद ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसमें बमबोर्डिंग भी हुई थी जिसकी वजह से ऊपर से टूट गया था। देख लेते हैं इसकी एनालिसिस क्या है। मैस ANK इसको बोला जाता है, जो साइट ऑफ कॉपर माइन है जहाँ पर तालिबान चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस वजह से तालिबान को सोच रहा है कि चाइना क्या करें, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो उस वजह से क्या कर रहा है, तालिबान इनको रिस्टोर करा रहा है। क्योंकि जो बुद्धास हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, आपको बहुत ज़्यादा चाइना में देखने को मिलेंगे। द तालिबान पोजिशन इज़ मार्क्ड कंस्ट्रक्ट टाइम दे रूल अफगानिस्तान अर्लियर। उन्होंने फिर इसको क्या करा था, तोड़ दिया था, लेकिन अब इसको फिर दोबारा रिस्टोर किया जा रहा है। ये आपको मैस एंड कॉपर माइन के आसपास देखने को मिलेगा, काबुल के आसपास। अब देख लेते हैं 2003 में यूनेस्को ने इंक्लूड किया था बामियान बुद्धास को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। 9 मार्च 2021 में स्टैचू ऑफ सलसल was recorded, a 3D projection was beamed at the corner where it had stood। इसमें 2 आपको बुद्धास देखने को मिलेंगे, एक का नाम है सलसल और दूसरे का नाम आपको देखने को मिलेगा शमामा। जो बमियान बुद्धा है ये उस टाइम का टॉलेस्ट स्टैंडिंग बुद्धिस्ट है वर्ल्ड में। ये लोकल्स के द्वारा बताया जाता है। इसकी हाइट 55 सालसल की और समामाओं की 38 मीटर देखने को मिलेगी। सालसल का मतलब है लाइट साइंस थ्रू द यूनिवर्स, वाइल समामा का मतलब है क्वीन मदर। नरेगा वेजेस रिवाइज्ड, यानी कि आप सब जानते होंगे कि एक सेंटर के द्वारा चलाई गई स्कीम है MG नरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट
जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, उसके अंदर अभी जो वेजेस दी जाती हैं उनको रिवाइज रेट उनके करने की बात चल रही है। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। इशू क्या है, अभी इशू देख लेते हैं। वेजेस को रेट्स को नोटिफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005। इसके अंदर ये इफेक्टिव होगा अप्रैल 1 नोटिफिकेशन ऑफ दिस इफेक्ट वाज इशूड बाय द मिनिस्ट्री और मंडे में ही नोटिफाई किया गया है। ऑफ द 31 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा वेजेस जो इंक्रीज़ हुई हैं, मैक्सिमम वेजेस वो 7.14% रिकॉर्ड की गई हैं गोवा के अंदर, जिसके अंदर एक दिन की सैलरी 294 रुपये है 2021-22 में, जबकि वो बढ़ा दी गई है 315 रुपये कर दी गई है 2022-23 में। लेकिन सबसे लोएस्ट इंक्रीज कहाँ देखने को मिला है, मेघालय में, जिसके अंदर 1.77% पर डे पर सैलरी को क्या कराया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि पहले 226 रुपये पर डे थी, वो अब 230 रुपये पर डे कर दी गई है। रिवाइज रेट्स क्या हैं, 21 आउट ऑफ 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज गेटिंग लेस देन 5% इंक्रीज एंड 10 स्टेट्स गेटिंग मोर देन 5% हाइक। यानी कि 34 स्टेट में से जो 21 आउट ऑफ 34 स्टेट हैं उनके अंदर सिर्फ कुछ यूनियन टेरिटरीज़ में 5% इंक्रीज़ की गई है सैलरी को, और 10 में से क्या कर दी गई है, थोड़ी सी 10 स्टेट में थोड़ी सी इंक्रीज़ करी गई है। मैक्सिमम 7.14% अभी गोवा में रिकॉर्ड की गई है, और लोवेस्ट मेघालय में। जिनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है वो कौन कौन से स्टेट हैं, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा में कोई भी अभी चेंज देखने को नहीं मिला है। अब एमजी नरेगा क्या है, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है वर्ल्ड में पूरे में। ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हम गारंटी दें किस चीज़ को लेकर, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, जिसके अंदर अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड आते हैं, विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर। अब कंटिन्यू क्या करा गया है इसको लेकर, अनलाइक अर्ली एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम द एक्ट एम्स एट एन एड्रेसिंग द कॉज ऑफ ए क्रॉनिकल पॉवर्टी थ्रू एन राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क। ये पॉवर्टी को दूर करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। ये किसके अंदर आती है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर आती है। इसमें 1/3 बेनिफिशरीज जो हैं वीमेंस हैं, यानी कि वीमेंस ने इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमजी नरेगा डिज़ाइन इज इट्स लीगल बैकवर्ड गारंटी फॉर एनी रूरल अडल्ट टू गेट वर्क विद इन 15 डेज। यानी कि इनकी गारंटी है कि हम 15 दिन के अंदर अंदर सबको क्या कर देंगे, जो भी डिमांड करेगा वर्क की, हम उसको लीगली क्या कर देंगे, उस चीज़ की गारंटी दे देंगे। या अगर हम उसको 15 दिन के अंदर काम नहीं दे पाए तो हम उसको कुछ अलाउंस ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे। अब इसको लेकर चैलेंजेस क्या है, क्योंकि क्या होता है गाइस, बहुत सारे स्टेट्स में एक तो सैलरी कम है, दूसरे 15 दिन के अंदर ये रिस्पॉन्स नहीं दे पाते किसी भी वर्कर को ज़्यादातर। देयर वर सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन डिलेज बाय कास्ट, यानी कि कास्ट के द्वारा भी इसमें डिलेज किया जाता है। 46% ऑफ ए पेमेंट टू एससी वर्कर्स इन 37% फॉर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर्कर वॉज कम्प्लीटली इन ए मैंडेड 7 डेज पीरियड। ये सब हो जाती हैं एससी एसटी के लिए अच्छी सैलरी यहाँ पर, जबकि नॉन एससी एसटी के लिए 26% सिर्फ सैलरी देखने को मिलेगी। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन वाज फेल्ट एक्यूरेटली इन ए पुअर स्टेट मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में आपको बहुत ज़्यादा इसका गिराव देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये स्कीम जब चलाई गई थी तो इसके द्वारा एक क्वेश्चन भी यूपीएससी PYQ 2011 में आया हुआ है। अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो अडल्ट मेंबर्स ऑफ ओनली द शेड्यूल कास्ट, अभी हमने पढ़ा था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर नहीं है, यानी कि नॉन शेड्यूल ट्राइब्स और नॉन शेड्यूल कास्ट के भी इसमें मेंबर देखने को मिलेंगे, तो ये गलत हो गया। सेकंड, अडल्ट मेंबर्स ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, ये हमने पढ़ा ही नहीं है। थर्ड, अडल्ट मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड्स ऑफ ऑल बैकवर्ड कम्युनिटीज़, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर है अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड, यानी कि किसी भी हाउस होल्ड के लिए ये स्कीम एलिजिबल है कि वो उस हाउस होल्ड में कोई भी एडल्ट हो वो उस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियन टेंट टर्टल, इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है, इसको लेकर इशू क्या है। अभी जो ये टर्टल है इसको क्या कर दिया गया है, इंडियन टर्टल को लिसन कर दिया गया है शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन को लेकर इसकी बात की गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इनकी माइनिंग हो रही है, लीगल माइनिंग नर्मदा रिवर में, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे।
दिस टर्टल हैज़ ऑल्सो बीन वाइडली ट्रेड एज एन पेट एंड एक्वेरियम्स में भी इनको पाला जाता है, यही इनका ट्रेड यहाँ पर हो जाता है। अब देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के इनके अंदर शेड्यूल 1 के अंदर इनको लिसन किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ कंट्रीज वाइल्ड एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लांट स्पीसीज को, जिसके अंदर हम क्या कर सकें, अपने इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को, ऑर्डर को सेव कर सकें। ये प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्शन ऑफ लिसनड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स जो इसके अंदर लिसन की गई हैं, क्योंकि इसकी वजह से उनके इकोलॉजिकल बैलेंस हो जाती है। ये प्रोवाइड कराता है वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया सच एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स के अंदर जो बर्ड्स एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। अब ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके अंदर शेड्यूल 1 जो है उसके अंदर इनको लिशन किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर 6 शेड्यूल आते हैं, जिसमें सबसे पहला शेड्यूल कहता है कि स्पीसीज़ क्या हों, इनके अंदर प्रोटेक्शन हो। ऐसी स्पीसीज है जो थ्रेटेंड है, वो उनके अंदर वायलेंस ज़्यादा हो देखने को मिल रहा है, उन पर पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी अगर उन्हें ज़्यादा इनका शिकार किया गया है। शेड्यूल 2 कहता है कि हाई प्रोटेक्शन में हो ऐसे एनिमल, उनको ह्यूमन लाइफ से दूर किया गया है, यानी कि ह्यूमन लाइफ का कोई इंटरफेरेंस ना हो उनके अंदर, अगर वो हंटिंग करे तो उन्हें क्या हो, पेनल्टी दी जाए। शेड्यूल 3 एंड 4 कहता है कि लिस्ट इज इन फॉर स्पीसीज दैट आर नॉट एंजर, यानी कि ये एंडेंजर नहीं है, यानी कि अभी ये लीस्ट कंसर्न में इसमें देखने को मिल जाएंगे आपको। शेड्यूल 5 कहता है कि एनिमल्स विच कैन बी हंटेड, यानी कि आप इन एनिमल्स को हंट कर सकते हो। शेड्यूल 6 कहता है जो एनिमल्स के अंदर लिस्टेड है उसको आप कल्टीवेशन भी उसका कर सकते हो। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि टर्टल और टॉर्टोइज में फ़र्क क्या है। गाइस कुछ लोग इनको क्या मान लेते हैं, सेम ही मान लेते हैं, लेकिन टर्टल और टर्टोइज क्या होते हैं, अलग होते हैं। इनमें मेन डिफरेंस तो रहता है कि टॉर्टोइज के ऊपर जो इसकी कमर सी होती है वो आपको डोम जैसी देखने को मिलेगी, जबकि टर्टल की कुछ प्लेन देखने को मिल जाएगी। टर्टल क्या होता है, सी में रहता है, और ये टॉर्टोइज ज़्यादातर लैंड पर देखने को मिलेगा। और आपको टर्टल ये ओमनिवोरस देखने को मिलेगा, यानी कि एनिमल से भी खा लेता है, जबकि ये टॉर्टोइज जो होता है ये वेजी लवर होता है, यानी कि वेजिटेबल ज़्यादातर खाता है। इंडियन टेंट टर्टल का IUCN स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न में देख लेते हैं। इंडियन टेंट टर्टल का साइंटिफिक नेम है पैगोशुरा टेंशुरा, एक स्पीसीज है टर्टल की जो फैमिली से बिलोंग करती है जियोमिडीडियाई। स्पीसीज है जो इंडिया और बांग्लादेश में सिर्फ देखने को मिल जाएगी। ये फ्रेश वाटर में रहती हैं और स्वैम्प्स में रहती हैं। स्पीसीज के इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर आपको 3 सब स्पीसीज देखने को मिलेंगी, पीटी टेंट्यूरी, पीटी सरकमडेटा एंड पीटी फेवेमेंटर। अब इंडियन टेंट टर्टल के 3 स्पीसीज के बारे में जान लेते हैं। पीटी टेंट्यूरा ज़्यादातर पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलेगी, जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरा टी सरकमडेटा ओकर्स इन वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा में देखने को मिलेंगी, जैसे रिवर्स ऑफ गुजरात में देखने को मिल जाएगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात में देखने को मिल जाएगी। पीटी फ्लेवेंटर्स आपको नॉर्थर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा में देखने को मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम में ज़्यादातर आपको ये देखने को मिल जाएगी। अब इनको लेकर कंसर्न हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी हंटिंग देखने को मिल रही है, इसलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोग्राम ऑन नेचुरल फार्मिंग। अब इसको लेकर इशू क्या है, ये आर्टिकल हमारा PIB से लिया गया है, और PIB हमारे करंट अफेयर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स देखने को आपको मिल जाएगी। अब देख लेते हैं इसको लेकर इशू क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इनॉग्रेट किया है कि हम कंप्रहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे नेशनल फार्मिंग पर। ऑर्गेनाइज कराए, ये ऑर्गेनाइज किया गया है मैनेज के द्वारा। मैनेज क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। मैनेज इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1987 में एज एन इंडियन रेस्पॉन्स टू चैलेंजेस ऑफ एन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इन एन रैपिडली ग्रोइंग एंड डाइवर्स एग्रीकल्चर सेक्टर। एक्सटेंसिव मीन्स का मतलब क्या है कि हम फार्मर्स को नॉलेज दें एग्रोनिक की टेक्निक्स की, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराएं जिसके द्वारा ये इम्प्रूव कर सकें अपनी प्रोडक्टिविटी को, फूड सिक्योरिटी को, लिवलीहुड्स को। नेचुरल फार्मिंग क्या है, नाम से समझ में आ रहा होगा। नेचुरल फार्मिंग का मतलब जिसके अंदर कोई भी केमिकल फ्री हो, ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर कोई भी केमिकल ना हो। केमिकल फ्री फार्मिंग और लिव स्टॉक बेस्ड फार्मिंग। लिव स्टॉक मतलब जो गाय भैंसों से फार्मिंग होती है। यह होल्ड्स होती है प्रॉमिस ऑफ एनहेंसिंग फार्मर्स इनकम्स, जिससे इनकम बढ़ जाएगी
बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी बढ़ जाएंगे इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, एनवायरमेंटल हेल्दी देखने को मिलेगा, मेजिटिकेशंस एंड रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन भी इससे कम देखने को मिलेगा। ये नेचुरल फार्मिंग इंट्रोड्यूस की गई थी मासानोबु फुकुओका के द्वारा, एक जापानीज फार्मर थे, फिलोसफर थे। 1975 में इन्होंने अपनी बुक में भी इसके बारे में लिखा है, वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन। इंटरनेशनली नेचुरल फार्मिंग को कंसिडर किया जाता है एक फॉर्म ऑफ ए रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, जिससे हम अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग इंडिया में प्रमोट की जाती है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम के द्वारा, जो एक योजना के अंदर आता है, परंपरागत कृषि विकास योजना। BPKP एक एम्ड करता है प्रमोटिंग ट्रांजिशनल इंडिजीनियस प्रैक्टिस विच रिड्यूस एक्सटर्नली परचेज इनपुट्स। नेचुरल फार्मिंग एज द नेम सजेस्ट इज द आर्ट प्रैक्टिस एंड इंक्रीजिबली द साइंस ऑफ एंड वर्किंग विद नेचर टू अचीव मच मोर विद लेस। हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल FZ क्लासेस। तो गाइज आज था 5 अप्रैल और है ट्यूसडे। आज की तारीख से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है चंडीगढ़ डिस्प्यूट्स। यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है। देख सकते हैं आप, द हिंदू में भी चंडीगढ़ के ऊपर क्वेश्चन करने के लिए आया था और इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था, वाई हैज़ पंजाब स्टेक क्लेम ऑन चंडीगढ़। फिर इंडिया टुडे में भी आया था, पंजाब हरियाणा लुक हॉन्स आवर हु गेट्स टू कीप चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ किसको मिलेगा। अब करंट इशू क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने अभी क्या करा है, एक रेजोल्यूशन पास करा है असेंबली के अंदर कि इमीडिएट ट्रांसफ़र किया जाए चंडीगढ़ को पंजाब में। द लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा और चंडीगढ़ आफ्टर द सेंटर नोटिफाइड सेंटर सर्विस रूल्स फॉर एम्प्लॉयज़ इन द यूनियन टेरिटरी इंस्टीड ऑफ द पंजाब सर्विस रूल्स। अब इसको आगे समझेंगे। चंडीगढ़ का डिस्प्यूट्स क्या है कि पंजाब चाहता है चंडीगढ़ मेरी तरफ हो और हरियाणा चाहता है कि चंडीगढ़ मेरी तरफ हो। अब इसके एनालिसिस क्या है। अब जब पंजाब बना था, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 से, तो स्टेट ऑफ पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया था स्टेट ऑफ हरियाणा की तरह, यानी कि किस तरीके से हरियाणा को भी यानी कि आपको पंजाब और हरियाणा की दोनों की एक ही कैपिटल देखने को मिलेगी चंडीगढ़। उसके ऊपर ये डिस्प्यूट है। पंजाब कहता है चंडीगढ़ हमारे अंडर दो और हरियाणा कहता है चंडीगढ़ हमारे अंदर दो। यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ ऑल्सो जॉइंट कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, जैसे मैंने बताया। और कुछ पार्ट पंजाब वर गिवन टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि कुछ पार्ट पंजाब का हिमाचल प्रदेश को उस टाइम पे दे दिया गया था। अब इस मैप से समझते हैं पंजाब 1951 से 1966 में तक कैसा था। तो 1951 में पंजाब के अंदर आपको बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली देखने को मिलेगा। फिर 1954 में बिलासपुर गया, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। फिर पंजाब पूरा का पूरा आया। 1956 में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश आया। फिर पंजाब के अंदर से ही हरियाणा को काट दिया गया, हिमाचल प्रदेश को काट दिया गया और चंडीगढ़ को थोड़ा सा काट दिया गया 1966। इसके ऊपर ये डिस्प्यूट है कि पंजाब चाहता है कि चंडीगढ़ हमारे अंदर हो, लेकिन हरियाणा कहता है कि चंडीगढ़ हमारे अंदर हो। ये बहुत पुराना डिस्प्यूट है। ये इंडियन एक्सप्रेस में 1970 में भी आया था कि चंडीगढ़ पंजाब की तरफ जानी चाहिए। अब आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, इंडियन गवर्नमेंट ने मॉडर्न सिटी को रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि पहले पंजाब की कैपिटल लाहौर होती थी। फिर क्या हुई, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ बना दी गई क्योंकि पार्टीशन हो गया था। फिर 1966 में स्टेट को डिवाइड कर दिया गया पंजाब और हरियाणा में, और हिमाचल प्रदेश को थोड़ा सा पास दे दिया गया। जबकि हरियाणा वाज बोर्न, चंडीगढ़ रिमेन द कैपिटल ऑफ पंजाब, यानी कि चंडीगढ़ पंजाब की ही कैपिटल रही उस समय में भी। और एनालिसिस क्या है इसकी, रीऑर्गेनाइजेशन के दौरान पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हरियाणा की अगर खुद की कैपिटल बन गई तो फिर पंजाब को चंडीगढ़ दे दी जाएगी। 1970 द सेंटर अनाउंस द कैपिटल प्रोजेक्ट ऑफ चंडीगढ़ शुड एज वूल एंड गो टू पंजाब, यानी कि पूरा का पूरा एरिया चंडीगढ़ का पंजाब को जाएगा। हरियाणा वॉज टोल्ड अस टू एन ऑफिस एंड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इन चंडीगढ़ फॉर 5 years until it is built on capital। ये कहा गया था अगर हरियाणा ने अपनी कैपिटल बना ली तो चंडीगढ़ को सिर्फ पंजाब को दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक भी 2022 तक भी हरियाणा ने अपनी कैपिटल नहीं बनाई है, जिसकी वजह से ही डिस्प्यूट चलने को है। अब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कैसे बनती हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इनका लिखा गया है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा एनालिसिस। यूनियन टेरिटरीज गवर्न होती है डायरेक्टली यूनियन के द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको गवर्न करती है। पार्ट 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेंगी। विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स करते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पर सीएम नहीं होते, एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं सारे के सारे स्टेट, सारे के सारे यूटी के लिए। इसका मतलब है कि यूनियन टेरिटरी फॉलो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की विल।
द कंसेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी वाज नॉट इन ओरिजिनल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट वाज एडिड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यूटी जो था पहले कंसेप्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अमेंड किया गया था किसके द्वारा, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा। एनालिसिस और क्या है इसके, डिफरेंस इन द गवर्निंग ऑफ यूटीज डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली और नोट, यानी कि ये भी है कि यूटीज में लेजिस्लेटिव असेंबली है या नहीं, जैसे दिल्ली में है। द स्मॉलर वंस आर गवर्निंग डायरेक्टली बाय द सेंटर, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, दमन दीव एंड नागर हवेली और यूटीज विद नो इलेक्टेड असेंबली, इनके अंदर इस असेंबली नहीं है, इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्न करती है। लेकिन पुडुचेरी, J&K और यू टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नमेंट अलॉन्ग विद एन लेफ्टिनेंट गवर्नर, न्यू दिल्ली अलॉन्ग विद डिफरेंट एंड इट्स स्टेटस लाइज बिटवीन यूटी एंड स्टेट, यानी कि न्यू दिल्ली दोनों जगह आती है, यूटी में भी आती है और स्टेट में भी आती है। इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर और असेंबली नहीं, इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर इनको गवर्न करते हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इन पर आदेश रहता है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बनाई गई हैं, किस तरीके से यूटी टेरिटरीज और स्टेट्स को बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के रिजर्व्ड के द्वारा। पार्लियामेंट कैन डू बाय अनाउंसिंग न्यू स्टेट्स, बना सकता है खुद यूनियन टेरिटरीज, इनको सेपरेट कर सकता है, स्टेट से नई टेरिटरी ऐड कर सकता है, उसमें नया एरिया ऐड कर सकता है। तो आई होप गाइज आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल मैरीटाइम डे 2022, अभी बना है 5 अप्रैल को। हम इसे 5 अप्रैल को 1964 से बना रहे हैं। ये 59th एडिशन है नेशनल मैरीटाइम डे 2022 का, जिसको हम सेलिब्रेशन करते हैं सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 के बाद वाली शिपिंग को। द डे इज़ सेलिब्रेटेड टू सपोर्ट द ग्लोबल इकोनॉमी। डे को क्यों बनाते हैं कि हम ग्लोबल इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकें, मोस्ट ऑर्गेनाइज बना सकें, सेफ एंड साउंड इन्वायरमेंट बना सकें, अप्रोच टू द ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। नेशनल मैरीटाइम डे के बारे में और कुछ जान लेते हैं। इसको नेशनल मैरीटाइम डे बनाया गया था ऑन द डे इन 1919 में नेविगेशन हिस्ट्री को क्रिएट किया गया था, जब SS लॉयल्टी बनाई गई थी, जिसके अंदर फर्स्ट शिप ऑफ साइंस इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी ने UK में भेजी थी। नेशनल मैरीटाइम डे जब से ही सेलिब्रेट हो रहा है 5 अप्रैल 1964 से। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है एंटार्क्टिक ट्रीटी, यानी कि एंटार्क्टिका में क्या हुआ है, बिल लाया गया है 2022 को। ये भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया है, ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। 14 ईयर्स आफ्टर ट्रीटी एंटार्क्टिक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, ये देख सकते हैं आप, ये हिंदुस्तान टाइम्स में भी आया था। अर्थ के सरफेस पर आपको एंटार्क्टिका कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। आर्कटिक रीजन ऊपर वाला और एंटार्क्टिक रीजन आपको साउथ मोस्ट वाला देखने को मिलेगा। और ताज्जुब की बात यह है कि दोनों ही अभी क्या हुए हैं, रिसेंटली न्यूज़ में आए हैं। एंटार्क्टिका के बारे में जान लेते हैं। ये एक अनइनहेबिटेटेड एक्सेप्ट है, जिसके अंदर 40 परमानेंट स्टेशंस हैं। उसके अंदर इंडिया का भी स्टेशन है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यहाँ पर स्टेशन बनाए जाते हैं। इंडिया ने मेंटेन्स करे हैं अपने 2 रिसर्च स्टेशन इस कॉन्टिनेंट पे। कौन कौन से हैं, मैत्री जिसको 1989 में बनाया गया था सिचिमस हिल्स पर, और एक भारतीय 2012 में जिसको बनाया था लार्सन हिल्स पर। देख लेते हैं और एनालिसिस। अर्थ साउथर्न मोस्ट कंटिनेंट आपको देखने को मिलेगा, जियोग्राफिकल साउथ पोल पर देखने को मिलेगा। ये सिचुएशन है एंटार्क्टिक रीजन ऑफ द साउथ मोस्ट हेमिस्फीयर। ये इतने स्क्वायर किलोमीटर का है, 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम चलाया गया था, मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम अंडर द कंट्रोल ऑफ नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। बिल को फर्दर प्रोहिबिट किया गया था कि किसी भी तरीके से एंटार्क्टिक में ड्रिलिंग ना हो, वहाँ पर ड्रेजिंग ना हो, एक्सकवेशन ना हो, कलेक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज वहाँ से ना निकाले जाए, क्योंकि गाइज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। किस चीज़ के लिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से इनमें क्या हो रही है, थोड़ा सा डैमेज देखने को मिल रहा है। द ओनली एक्सेप्शन इज़ फॉर इन साइंटिफिक रिसर्च विद इन परमिट। सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पर होती है, आदमियों के लिए यहाँ पर जाने के लिए प्रोहिबिशन है। देयर विल बी स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशंस ऑन डैमेजिंग नेटिव प्लांट्स, फ्लाइंग और लैंडिंग हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर लैंड नहीं हो सकते। यहाँ से सोइल नहीं निकाली जा सकती, यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम बर्ड्स और एनिमल्स को। एडवर्सली चेंज द हैबिटेट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स और हार्म देम, उनको हार्म भी नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। वायलेटरसली कैन फेस, यानी कि अगर किसी ने यहाँ पर वायलेट किया तो उसको जेल भी हो सकती है एज अ पेनल्टी। बिल को ऑल्सो प्रोवाइड करा गया है इंडियन टूर ऑपरेटर्स के लिए टू एबल टू ऑपरेट इन एंटार्क्टिक आफ्टर एक्वायरिंग ए परमिट। देयर आर 40 परमानेंट रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिक में, जिसमें इंडिया के क्या है, मैत्री और भारतीय आपको देखने को मिलेंगे। अब इसकी नीड क्यों है, क्यों ज़रूरत पड़ी इस बिल की लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि एक ट्रीटी साइन हुई थी एंटार्क्टिका ट्रीटी सिंस 1983 में,
जिसके अंदर इंडिया ने स्पेसिफाई किया था कि हम अपने रिसर्च स्टेशन को क्लीन रखेंगे, कॉन्टिनेंट को साफ रखेंगे और अपनी वहाँ पर रिसर्च करेंगे। ट्रीटी ने मेड किया था मैंडेटरी 54 साइनेटरी कंट्रीज़ ने इसको साइन किया था कि हम टेरिटरीज़ के अंदर स्टेशन बनाएंगे, अपने स्टेशन बनाएंगे जहाँ से रिसर्च हो सके, साइंटिफिक रिसर्च हो सके, और क्या करेंगे हम वहाँ के एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करेंगे। तो आई होप गाइज आपको सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब